हम लोग प्रस्थापना प्रतिग्रहण इसके बारे में बात कर रहे थे। ये अभी आपको लेंथी लगेगा और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर डाक द्वारा की गई प्रस्थापना ये तो कतई समझ में नहीं आती है, और जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगी ये। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज दिमाग में बैठनी ही चाहिए। और यहां पर बनेगा जरूर सवाल, बनता ही है, और यही बनेगा कि यदि पत्र खो जाए तो स्थिति क्या है। और मजेदार ये है कि प्रतिग्रहण ये अगर डाक द्वारा किया जा रहा है तब स्थिति डिफरेंट है, लेकिन अगर प्रतिसंग्रहण डाक द्वारा हो रहा है तो स्थिति सामान्य है। बस यही थोड़ा सा समझ लेना है। तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं सारी बातें कि प्रस्थापना ये क्या है, कार्य या कार्य विरति है। और सिर्फ कार्य या कार्य विरति नहीं है, बल्कि कार्य या कार्य विरति के प्रति आपकी अपनी रजामंदी, आपकी अपनी विलिंगनेस कि आप कोई काम करोगे या किसी काम को करने से विरत रहोगे। और जब आप अपनी इस रजामंदी को किसी अन्य को इस विशेष आशय के साथ संसूचित करते हो कि वो अन्य उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे, तो आप प्रस्थापना करते हो। और इसके एक एक शब्द को आपको ढंग से बताया गया है कि संज्ञापित करते हो ये कैसे होगा, संसूचित करते हो ये कैसे होगा, सारी चर्चा खूब हुई। प्रतिग्रहण का हक किसे है, तो प्रतिग्रहण की डेफिनेशन चूंकि ये बता रही है कि प्रतिग्रहण होगा कब, तो सीधी सी बात है कि प्रतिग्रहण की डेफिनेशन में जो अधिकृत है प्रतिग्रहण करने के लिए सिर्फ वही प्रतिग्रहण करेगा, और सिर्फ वही प्रतिग्रहण करेगा मीनिंग देयर बाय इसी बात का काउंटर पार्ट है कि अगर उसने प्रतिग्रहण नहीं किया तो प्रतिग्रहण नहीं हुआ, और जो प्रतिग्रहण नहीं हुआ तो सीधी सी बात संविदा नहीं हुई। बड़ा साफ रहता है कानून की दुनिया में, ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। प्रतिग्रहण में उसने कहा जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई, जिससे मीनिंग देयर बाय उसके अलावा कोई नहीं। हां, एक बात जरूर है कि आप दुनिया में सारे काम खुद नहीं कर सकते। जितने प्रकार के काम आपको करने हैं उतने सारे काम आप खुद कर लो, ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं कि समय सबके पास उतना ही है काम करने के लिए, किसी के पास ज्यादा समय है ही नहीं। 24 घंटे सबके पास है काम करने के लिए, और 24 घंटे में एक निश्चित अवधि सोने और दैनंदिन कार्यों को करने में जाएगी ही जाएगी, वो सबकी जानी है। तो लगभग काम सबको एक तय समय यानी एक समान समय में करने होते हैं, और कामों की संख्या ये कम और ज्यादा हो सकती है। कुछ निठल्ले होंगे, उनके पास काम ही नहीं होगा, कुछ बहुत बिजी होंगे, कुछ इतने बिजी होंगे कि उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। तो जिन्हें बहुत सारे काम करने हैं वो उन बहुत सारे कामों को कैसे करें, इसके रास्ते ढूंढे गए। और इसके रास्ते क्या ढूंढे गए, यू मे अपॉइंट द एजेंट ऑफ योर सेल्फ,
ठीक है ना। आप अपने एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं अपनी ओर से। एजेंट अपनी दृष्टिकोण से आपको जो लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, इस काम को करने के लिए अमुक व्यक्ति सक्षम है, उसे एजेंट नियुक्त कर दीजिए। हाँ, आप उसमें गलती करोगे तो उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम आप ही भोगोगे, क्योंकि वो आपका एजेंट है। ये जब एजेंसी का लाभ लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन इतना तय है प्रारंभिक स्तर पर कि हाँ, आप अपने कामों को करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हो। तो जब उसने कहा कि जबकि प्रस्थापना जिससे की गई है उसने, तो इसका मतलब या तो जिससे की गई वो प्रतिग्रहित करे, और या फिर इस प्रतिग्रहण के लिए उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया हो तो वो करे। और फिर इसी बात का काउंटर पार्ट हो गया कि अगर इन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर किसी ने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित किया तो वो ही नहीं प्रतिग्रहण, क्योंकि डेफिनेशन खुद ही बता रही है। और ये बात किस पर आई, हमने आपसे कहा था फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, पावेल वर्सेस ली, ठीक है। इन मुकदमों के आधार पर ये बातें आई हैं कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है उसके प्रति यानी प्रस्थापना में कुछ भी रद्दोबदल करने को आप अनुमित नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू अल्टर द ओरिजिनल प्रपोजल by adding something in that proposal or by subtracting something from the proposal, then आपने उसको प्रतिग्रहित किया है, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, ये कहा ही नहीं जा सकता। और इसीलिए इसी बात को और क्लियर सेक्शन 7 में कर दिया। सेक्शन 7(1) प्रतिग्रहण आत्यंतिक और अविशेषित होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द कंप्लीट प्रपोजल, नॉट पार्ट ऑफ द प्रपोजल। अगर आपने पार्ट ऑफ द प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो पार्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना 3/4, ठीक है, पूरे से 1% कम, इतना कर सकते हैं, लेकिन वो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये नहीं कहा जा सकता। जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई, लेकिन जो कुछ आपने किया उसका भी तो कोई नाम होगा। तो उसे दुनिया में प्रति प्रस्ताव का दिया जाना, क्रॉस प्रपोजल का दिया जाना, ये कहा जाता है। वो क्रॉस प्रपोजल है। एक प्रपोजल इधर से आया और आपने क्रॉस प्रपोजल दिया बजाय एक्सेप्टेंस के, क्योंकि आत्यंतिक और अविशेषित था ही नहीं। आपको किस प्रकार प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस प्रकार, कैसे कार्य के माध्यम, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, ठीक है, अभिव्यक्त प्रायिक रीति से और युक्त तरीके से, ठीक है, यानी प्रपोजल्स को जिस ढंग से प्रायः समाज के सदस्यों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वैसे प्रायिक रीति से युक्त तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, अभिव्यक्त, एक्सप्रेस होनी चाहिए। हम सब कुछ इसीलिए दोहरा रहे हैं बार बार, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा और ये आपको कभी याद नहीं रहेगा, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए हम चाहते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठे, और यहां तक जरूर बनेंगे सवाल। लेकिन ये प्रायिक तरीके से, अभिव्यक्त तरीके से, युक्त तरीके से आप एक्सेप्टेंस करने को स्वतंत्र कब हैं, जबकि प्रपोजर ने आपकी स्वतंत्रता को सीमित न किया हो। अगर प्रपोजर ने ये कह दिया यू मस्ट एक्सेप्ट माई प्रपोजल इन अ पर्टिकुलर मैनर, आप एक विशेष तरीके से ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, तो यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इन दैट पर्टिकुलर मैनर। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इंग्लैंड में यही स्थिति है, ठीक है ना, ये स्थिति कहां है, इंग्लैंड में। हिंदुस्तान में ये स्थिति है, लेकिन इसके बाद कुछ और भी जोड़ा गया जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के रूप में हमारे सामने। और कई बार आपसे मेंस में, हमारे समय में तो ये होता था, अब तो ट्रेंड थोड़ा चेंज है। वो कहते हैं कि आप अंग्रेजी विधि से तुलना कर दीजिए,
प्रतिग्रहण के संबंध में जो भारतीय विधि है उसकी अंग्रेजी विधि से तुलना कर दीजिए। हो सकता लौट फिर के फिर 10-5 साल में वही ट्रेंड आ जाए, क्योंकि वहां जो मेंस का पेपर बनाता है वो कोई दिमाग तो लगाता नहीं, वो तो 20 साल पुराने जो पेपर रखे हैं वो आज दे देगा, आज जो पेपर है वो 20 साल बाद दे देगा, यही करता है। तो हो सकता है एक ट्रेंड फिर आ जाए कि अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि पे अंतर स्पष्ट कीजिए एक्सेप्टेंस के संबंध में, तो अंतर यहीं पर है। इंग्लैंड में अगर आपने प्रपोजर के द्वारा बताए गए तरीके से प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों ने जब हमारा कानून बनाया तो जो गड़बड़े वहां हुई उसका उन्होंने ध्यान रखा है, इसलिए उन्होंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में एडिशनल बात भी लिखी है, इंग्लैंड में नहीं है। इसीलिए भारतीय विधि अंग्रेजी विधि से भिन्न हो जाएगी, वहां तो नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान में वो कहता है कि अगर प्रपोजल ने ये कहा था कि आप प्रपोजल को एक विशेष तरीके से एक्सेप्ट करें और आपने वैसे नहीं किया, कर लिया तो बात ही खत्म है, तब तो बात ही खत्म है, फिर तो आगे की बात ही नहीं। लेकिन अगर नहीं किया तो भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई ऐसा नहीं मानेंगे, बल्कि फिर प्रपोजर की जिम्मेदारी शुरू होगी कि प्रपोजर फिर से एक्सेप्टर से ये अपेक्षा करे कि वो उसके बताए गए तरीके से प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, और ये अपेक्षा वो युक्त संगत समय के भीतर करे। ये नहीं बैठे रहो सालों, युक्त संगत समय के भीतर करे। और अगर उसने युक्त संगत समय के भीतर अपेक्षा नहीं की तो फायदा एक्सेप्टर को जाएगा, संविदा का होना माना जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजर ने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए एक विशेष तरीका निर्धारित किया था और उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद प्रपोजर ने प्रपोजल दिया, हम सारी बातें समराइज कर रहे हैं एक साथ। प्रपोजर ने प्रपोजल दिया, प्रपोजर ने वचन दिया था कि वो प्रपोजल को एक निश्चित अवधि तक खुला रखेगा। उसने कहा था कि 20 दिन के भीतर आप एक्सेप्टेंस करके भेजो, लेकिन ये 20 दिन तक प्रपोजल ने जो प्रपोजल को खुला रखा था, प्रपोजल को ये उसने अपनी इच्छा से खुला रखा था। इसके लिए जिससे उसने प्रपोजल किया था उसने किसी प्रतिफल का भुगतान, किसी पैसे आदि का भुगतान ये प्रपोजल को नहीं किया था। इसलिए उसके द्वारा प्रपोजल को खोला जाना प्रपोजल के लिए कोई ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं करता। उसने प्रपोजल दिया था कि 20 दिन तक खुला है, तो आपकी ड्यूटी क्या थी? आपकी ड्यूटी यह थी कि आप जल्द से जल्द एक्सेप्टेंस देते। ठीक है, सामान्य नियम क्या है? आपको समय किसी भी काम को करने के लिए इसलिए दिया जाता है कि बाई चांस आप जल्द से जल्द उस काम को न कर पाओ तो मैक्सिमम इतने दिन में कर लो। समय अवधि देने का अर्थ यह नहीं होता कि आप उस समय तक बैठे रहो और फिर समय बताओ कि सब इतना था, हम इतने समय कर लेंगे, ये नहीं। बतौर एक्सेप्टर आपको जल्द से जल्द प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो अगर उसने 20 दिन दिया और 20 दिन से पूर्व ही अपने प्रपोजल को बंद कर दिया, यानी उसने या तो अपने प्रपोजल का प्रतिसंग्रहण कर दिया, रिवोक कर दिया, ठीक है, और या फिर उसने अपने प्रपोजल को किसी और को भी दे दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी प्रकारांतर से उसने आपके लिए प्रपोजल अपना समाप्त कर दिया, यही माना जाएगा। आपके लिए तो समाप्ति हो गया क्योंकि किसी और को भी उसने दे दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उसने प्रपोजल को एक निश्चित अवधि तक खोले रखने का वचन जरूर दिया था, लेकिन इस वचन के अगेंस्ट कोई प्रतिफल नहीं था। और सेक्शन 25 केवल 3 प्रकार के वचन ऐसे बताती है भारतीय संविधान अधिनियम के की धारा 25 कि 3 प्रकार के वचन ऐसे जरूर हैं जो बिना प्रतिफल के भी संविदा के समान प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा कोई प्रपोजल, कोई वचन ऐसा नहीं है जो वचनदाता के
ऊपर ये बाध्यता निर्मित करे कि वचनदाता, ठीक है, उस अपने वचन का पालन अवश्य करे, उसकी इच्छा है, कानूनी बाध्यता नहीं। हालांकि नैतिकता यही कहती है कि उसे अपने वचन का पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं हो सकती कि वो अपने वचन का पालन करेगी। और हमारा तो कभी इस बात में विश्वास ही नहीं रहा कि अपने वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि हमने वचन किसको दिया, ये महत्वपूर्ण बात है। जिसको दिया वो इस लायक अगर है कि वचन का पालन उसके प्रति किया जाए तो करना चाहिए, नहीं तो काय करें, ठीक है, काय करें भाई, तुम स्मार्ट हो, तुम हमें बेवकूफ बनाओगे, हमारी, ठीक है, भल मनसाहत का फायदा उठाओगे। हमने कह दिया था हम ये करेंगे तो तुम चाहे जो कुछ करोगे, अब हम वो करें ही, क्यों करें भाई। इसलिए हम तो इस मत के कतई नहीं हैं कि आपको अपने वचन का पालन करना ही चाहिए। किसको वचन दिया गया इसको जरूर देखना चाहिए, और जब आप जिसको वचन दिया गया उसको इस लायक पाए हैं कि वचन का पालन हो, तो वचन का पालन करना चाहिए। और जब अपात्र के प्रति वचन का पालन होता है तो महाभारत होता है, ठीक है। भीष्म ने वचन दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा उसमें हम अपने पिता को देखेंगे और उस सिंहासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होगा। लेकिन यह वचन किसके प्रति दिया था? शांतनु के प्रति, ठीक है, या विचित्रवीर्य के प्रति जो राजधर्म के प्रति जागरूक थे, ठीक है ना, जिन्होंने राजधर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो जब सिंहासन पर बैठ जाए, धृतराष्ट्र जिन्हें पुत्र के आगे को दिखाई न दे, ठीक है भाई, उस काल में तो यह नहीं माना जा सकता, और आज भी नहीं माना जाता है कि भतीजे की पत्नी और पुत्र की पत्नी इसमें कोई भेद है। जब ऐसे लोग बैठ जाएं राज सिंहासन पर, तो हम क्या करें? अपने वचन का पालन नहीं करना चाहिए था। तो हम तो इस मत के नहीं हैं कतई भी कि वचन का पालन करना चाहिए। मेरा मानना ये मूर्खों की बात है कि वचन का पालन करना चाहिए। पूरी बात, ठीक बात यह है, वचन किसको दिया गया और वचन का पालन किन परिस्थितियों में मांगा जा रहा है, इस पर विचार करके ही वचन का पालन करना चाहिए। और इसीलिए हमें कृष्ण पसंद है, क्योंकि वे इसी नीति के पक्षधर हैं। क्यों करें वचन का पालन भाई? काहे के लिए? तो हम बेवकूफ बनाओगे मेरे वचन पालन के नाम पे? ये तो संभव ही नहीं, क्यों करें? तो वचनदाता नैतिक रूप से बाध्य भले ही माना जाए अपने प्रपोजल को उस निश्चित समय तक खोले रखने के लिए जिस निश्चित समय तक उसने खोले रखने का वचन दिया था। लेकिन वचन ग्रहीता यानी जिसके प्रति वचन ग्रहीता तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट होता तो वचन ग्रहीता बनता, ठीक है ना। वो जिसके प्रति प्रपोजल दिया गया था, अर्थात जो प्रपोज वचन ग्रहीता हो सकता था, वो इस बात के लिए नैतिक रूप को छोड़कर कानूनी तौर पर उसे बाध्य नहीं कर सकता कि वो उतने समय तक अपने प्रपोजल को खोले ही रखे। और इस पर भी खूब प्रीमियम सवाल बनते हैं कि उन्होंने कहा था 20 दिन में मकान बेचने की प्रस्तावना को प्रतिग्रहित करके भेजिए, उन्होंने तो अगले ही दिन बेच दिया। और तो क्या उन्होंने गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया। आपने प्रतिफल क्या दिया था भाई? क्यों रखे 20 दिन तक खुला? आपने तुरंत ही क्यों नहीं किया एक्सेप्ट? आपको करना चाहिए था। प्रस्थापनाओं के प्रकार कितने? लोक प्रस्थापना, इंडिविजुअल को दी गई प्रस्थापना, लोक प्रस्थापना, इसके पालन का तरीका क्या है? इसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है? उसमें दी गई शर्तों का पालन, कार्बोलेट बनाम कार्बोलिक स्मोकॉल कंपनी, उससे हो जाता है, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण के तथ्य जिस क्षण किए जाएंगे और जिस क्षण वे जिनके प्रति किए गए उन तक पहुंचेंगे,
इन दोनों बिंदुओं के बीच समयांतराल ये संभव है। ठीक है, संभव ही नहीं, होगा ही होगा, भले ही पक्षकार आमने सामने हो। जब आमने सामने होंगे तो प्रतिग्रहण या प्रसंग्रहण प्रतिग्रहण या प्रस्ताव, ठीक है, प्रपोजल जिस क्षण किया जाएगा और जिस क्षण किए जाने का तथ्य जिसके प्रति किया गया है उसे संसूचित होगा, उसे बताया जाएगा, उस क्षण मतलब इस दशा में इन दोनों बिंदुओं के बीच जो समयांतराल है वो कम होगा, लेकिन होगा क्योंकि आप जिस क्षण बोल रहे हैं और जिस क्षण वो बोला हुआ हवा के माध्यम से किसी तक पहुंच रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच समयांतराल भले ही कम हो लेकिन है। ठीक है, तो अंतराल तो होगा, और यह अंतराल ज्यादा भी हो सकता है, और जिस समय भारतीय संविधान अधिनियम बना उस समय तो यह ज्यादा था ही। यदि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस डाक के माध्यम से की गई है, ठीक है, उस समय तो ये ज्यादा था ही, और प्रचलन में डाक के माध्यम से प्रपोजल का किया जाना और एक्सेप्टेंस का किया जाना रहेगा प्रचलन में। इसलिए क्योंकि व्यापार का आधार संविदा है, और व्यापार हमेशा एक स्थान पर बैठे हुए लोगों में नहीं बल्कि दूर दूर देशों में बैठे हुए लोगों के बीच होता है। एक कमोडिटी पैदा एक जगह होती है, उसका कंजम्पशन दूसरी जगह होता है। ठीक है, जहां वो पैदा होती है वहां उसका कंजम्पशन नहीं होता, क्योंकि जहां पैदा होती है वहां वो इतने बहुतायत से पैदा होती है कि वहां अगर उसका कंजम्पशन होगा तो उसकी लागत नहीं निकलेगी। भाई वहां तो ज्यादा है, ठीक है। जूट कलकत्ता में पैदा हो रहा, तो वहां तो जूट के थैले यानी बोरा जिसे टाट कहते हो, वो तो मास स्केल पर बनना, वहां कौन खरीदेगा वहां? अरे भाई वहां तो मास स्केल पर बनना। तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश जहां जूट पैदा नहीं हो रहा, लागत तो वहां निकलेगी ना, मूल्य तो अच्छा वहां मिलेगा। जो चीज जहां पैदा नहीं हो रही उसका अच्छा मूल्य तो वहां मिलेगा। ठीक है, चावल यहां पैदा हो रहा, गेहूं यहां पैदा हो रहा, तो गेहूं चावल सब यहां कौन सा उसका अच्छा मूल्य मिलेगा? वो तो जहां पैदा नहीं हो रहा वहां मिलेगा। ठीक है, लोग मार 10 रुपए किलो खरीदेंगे, खाड़ी देशों में तेल थोड़ी ना कोई खरीद लेगा। यही तो हम बार बार कहते हैं, जैसे लोग बताते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, जाने क्या हो जाएगा। हमसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ठीक है, कुवैत, इन्हें हमसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। तुम क्या करोगे ये बताओ? तुम खुद ही मारोगे भी ईरान को कुछ दिनों बाद। अरे वो तो नौतस्कर नहीं निकलने दे रहा भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप अपना तेल पास कराओगे नहीं कराओगे? हम तेल खरीदेंगे तो तुम बेचोगे ना, तो बेच के जब तक हमें मिलेगा ही नहीं तब तक हम तो पैसे क्यों दे देंगे? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर टोल दोगे तो तुम दोगे, हम क्या करें? जाओ दो जाके, तुम खुद ही भी लड़ोगे मरोगे, हमें क्या लेना देना। ठीक है भाई, तुम तेल पी तो नहीं लोगे, और वहां उसकी कीमत मिलनी नहीं, कीमत तो उन्हीं देशों में मिलनी है जहां वो नहीं है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, उन्हें करनी चाहिए, हम क्या करें? इसीलिए भारत सरकार आराम से कान में तेल डाल के बैठी हुई है, आराम से, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तुम मरो। भाई हमसे क्या लेना देना? क्या ज्यादा महीने भर हमारे यहां क्राइसिस हो जाएगी, तुम्हारे यहां महीने भर में भूखमरी फैल जाएगी, करो। ठीक है, तो सवाल यह है कि लागत तो वहां निकलेगी जहां चीज नहीं है, इसलिए संविदा अक्सर उन्हीं लोगों में होगी जो दूर देश में स्थित है। ये आज का व्यापार का नियम थोड़ी है, ये तो 1872 ये अनादिकाल से व्यापार का नियम है। तो डाक से जिस समय संविदा अधिनियम बन रहा है उस समय दूर देश में बैठे दो लोगों के बीच वार्तालाप का साधन डाक के अतिरिक्त
अन्य थे ही नहीं, ठीक है ना। उस समय टेलीफोन थोड़ी था, उस समय टेलेक्स थोड़ी था, उस समय फैक्स थोड़ी था। इसलिए डाक, इसके संबंध में कानूनी स्थिति और विकसित हुई, इंग्लैंड में भी यहां भी, दोनों जगह सामान्य से अलग हटकर डाक के संबंध में नियम बनाए गए, इंग्लैंड में भी यहां भी। लेकिन डाक के संबंध में नियम बनाने में जो दिक्कत आई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि प्रस्थापक ने प्रस्थापना का पत्र डाक में डाला, ठीक है, प्रतिग्रहिता तक पहुंच गया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बात खत्म हो गई। अब जो करना है प्रतिग्रहिता करेगा, लेकिन कभी नहीं पहुंचा, ठीक है, कभी नहीं पहुंचा प्रस्थापना का पत्र, यह भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई कभी नहीं पहुंचा तो या तो प्रस्थापक को जरूरत होगा तो दूसरा प्रस्थापना का पत्र भेज देगा, ठीक है ना, खुद जाएगा, अपना आदमी भेजेगा, ठीक है। लेकिन झंझट क्रिएट नहीं हो रहा, झंझट क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रस्थापना ही प्रतिग्रहिता तक नहीं गई। भाई डाक में डालेगा तो जो संभावना है या तो पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंच गया, संभावना, झगड़ा खत्म। अब जो करेगा प्रतिग्रहिता करेगा, नहीं पहुंचा तो भी झगड़ा खत्म, क्योंकि झगड़ा शुरू ही नहीं हुआ। झगड़ा शुरू हो तब खत्म होना, झगड़ा तो शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रस्थापना का पत्र ही नहीं पहुंचा। अब प्रस्थापक जाए, जो मन आए तो करे, लेकिन फिलहाल इस संव्यवहार से, इस ट्रांजेक्शन से कोई झगड़ा खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए डाक से होने वाली प्रस्थापनाओं के संबंध में एक बड़ा सीधा सिद्धांत विकसित हो गया कि प्रस्थापना जिस समय की जाती है डाक के माध्यम से, उस समय वो प्रस्थापना पूर्ण हो गई है, उसकी संसूचना पूर्ण हो गई है, अर्थात प्रस्थापना हो गई है, यह नहीं माना जाएगा, ठीक है। डाक के माध्यम से जब प्रस्थापना की जाएगी तो प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो गई, या कम शब्दों में कहें कि प्रस्थापना हो गई है, ये तब मानेंगे जब प्रस्थापक के द्वारा दी गई प्रस्थापना उस व्यक्ति के अर्थात संभावित प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आ जाए, ठीक है। तब तक हम ये मानेंगे ही नहीं कि प्रस्थापना हुई है, ठीक है। तो एक बड़ी सीधी सी बात, अगर यहां पर सवाल बनता है कि प्रस्थापना का पत्र डाक में डाला गया और वो खो गया, ठीक है, प्रतिग्रहिता को कभी नहीं मिला, तो कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, संविदा खत्म, बात ही खत्म, प्रस्थापना गई कहां। या ऐसे पूछते प्रस्थापना की संसूचना डाक के माध्यम से किए जाने की दशा में कब पूरी होगी, तो जब वो प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आ जाए तब पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला गया, प्रतिग्रहण का पत्र, अब दिक्कत है, अब दिक्कत है, क्योंकि प्रतिग्रहण का प्रतिग्रहिता एक तो दूर बैठा हुआ है, प्रस्थापक के सामने नहीं है, ठीक है ना। प्रतिग्रहण उसने किया, ये प्रस्थापक को मालूम नहीं है, बताने का प्रयास वो कर रहा है कि डाक में डालना है, ठीक है। उस समय, जिस समय संविदा अधिनियम बनना, और कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। प्रायिक और युक्तियुक्त तरीका आपको अपनाना है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की भाषा देखें, ठीक है। ऐसी ही दशा तो इंग्लैंड में भी है, तो प्रायिक और युक्तियुक्त तरीका तो यही, वो बेचारा डाक में डाले, इससे ज्यादा क्या कर सकता है, ठीक है ना। अभिव्यक्त भी है वो तरीका, प्रायिक भी है, युक्तियुक्त भी है, तीनों बातें मिल रही है उसमें। उस बेचारे ने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल दिया, डाकखाने ने खो दिया, तो भाई उसकी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है, क्या करे वो प्रतिग्रहण करने के लिए, कैसे वो प्रतिग्रहण कितना। अच्छा ये भी ठीक है कि भाई प्रतिग्रहण अगर प्रस्थापक की जानकारी में नहीं आ रहा, प्रस्थापक की जानकारी में नहीं आया, तो ये थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है कि हम ये कहें कि भाई प्रस्थापक के विरुद्ध संविदा पूरी हो गई, प्रस्थापक के विरुद्ध संविदा पूरी हो गई, प्रतिग्रहण क्यों पूरी हो गई, क्योंकि प्रतिग्रहण उसने कर लिया है, उसने कर लिया और आपने प्रस्थापना दी थी, इसलिए संविदा पूरी हो गई, क्योंकि उसने प्रतिग्रहण कर लिया। ये बात थोड़ी गलत लगती है, नो डाउट उसने प्रतिग्रहण कर लिया, नो डाउट,
लेकिन प्रस्थापक को पता कहां है कि उसने प्रतिग्रहण कर लिया है। इसी बीच प्रस्थापक ने जो प्रस्थापना जो प्रस्थापना उसे दी थी वो किसी और को कर दी, और वो उसके पास ही था, उसने फट से प्रतिग्रहण कर लिया और प्रस्थापक ने उसके साथ संविदा कर ली। लेकिन ये प्रतिग्रहिता जिसने प्रतिग्रहण किया उसकी कोई गलती नहीं, ये दूर है बेचारा, और दूर होने के कारण वॉट एवर ही कैन डू टुवर्ड्स द प्रपोजल इसने किया भी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, और बात दोनों की ठीक लग रही, दोनों की, प्रतिग्रहिता की भी ठीक लग रही। प्रतिग्रहिता कहता भैया हम क्या करते, हम तो डाक में ही डालेंगे, और प्रस्थापक की भी ठीक लग रही। प्रस्थापक कह रहा भाई हमें पता ही नहीं कि इनने प्रतिग्रहण कर लिया, तो हमने दूसरों को दे दी प्रस्थापना, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसके साथ संविदा कर ली, हम इनके प्रति संविदा के पालन के लिए दायी क्यों हो? उसकी भी बात ठीक लग रही है, उसकी भी ठीक लग रही है, प्रस्थापक की भी ठीक लग रही, प्रतिग्रहिता की भी ठीक लग रही है। अब जब ऐसी दशा हो, इसी में कानून से रास्ता निकालना पड़ता है, और जो भी रास्ता निकाला जाता है वो रास्ता ही होता है। ठीक है, वो एकदम ठीक बात नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कानून काम चलाऊ है। कानून कहता है काम चलाऊ, ये न्याय नहीं करता, ये एकदम ठीक नहीं करता। ठीक है ना, एक काम चलाऊ व्यवस्था इंग्लैंड में स्वीकार कर ली गई, और काम चलाऊ व्यवस्था में उन्होंने क्या कहा कि प्रतिग्रहिता अगर डाक से संविदा की गई है, अगर प्रतिग्रहिता अपने प्रतिग्रहण के पत्र को डाक में डालता है, डाक में डालता है, ठीक है, अर्थात डाक में डालता है, इसे कहा उन्होंने इस ऐसे शब्दों में कि पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार रख देता है, डाक में डालता है, उसमें क्या करते हैं आप, पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार चीज को रखते ही है ना डाकखाने में। तो उन्होंने उन शब्दों में उसको अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा यदि प्रतिग्रहिता, और क्यों किया, इसलिए कि अगर वो डाक से करता है, ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, और मानो पारेषण का कोई और अनुक्रम भविष्य में विकसित हो जाता जो डाक की अपेक्षा तेजी से चलता, तो कानून में परिवर्तन की जरूरत हो जाती, क्योंकि फिर शब्द आपने पर्टिकुलर उपयोग कर रही है, इसलिए जानबूझकर ऐसे सामान्य शब्दों का उपयोग होता है। तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि जब प्रतिग्रहिता डाक से प्रतिग्रहण करे और प्रतिग्रहण के पत्र को पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार रख दे कि पारेषित की गई चीज अर्थात एक्सेप्टेंस का वो पत्र, उसे वापस लेना उसकी अपनी शक्ति से बाहर हो जाए, ठीक है ना, तो तत्काल दोनों के विरुद्ध संविदा पूरी माननी चाहिए, दोनों के विरुद्ध। यह काम चलाऊ रास्ता इंग्लैंड में निकाला। प्रस्थापक के विरुद्ध भी हम पूरा मान लेंगे, ठीक है, कि आपको यद्यपि वस्तुतः डिफेक्टो उसे प्रतिग्रहण का पत्र अभी नहीं मिला है, वस्तुतः उसे प्रतिग्रहण हो जाने की जानकारी नहीं है प्रस्थापक को, ठीक है ना, वस्तुतः तो प्रतिग्रहिता को ही अभी जानकारी है प्रतिग्रहण हो जाने की, क्योंकि उसी ने किया है, ठीक है, लेकिन काम चलाने के लिए हम ऐसा मान लेंगे कि दोनों को जानकारी हो गई है। इनमें से एक को तो वस्तुतः है भी, क्योंकि प्रतिग्रहिता ने प्रतिग्रहण किया और पारेषण के अनुक्रम में पत्र डाकखाने में डाल दिया, लेकिन वस्तुतः प्रस्थापक को अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रस्थापक को तो तभी मिलेगी जब पत्र पहुंचे उसके पास। लेकिन स्थिति यह है कि अंग्रेजी विधि यह कहती है कि इसी क्षण हम दोनों के विरुद्ध मान लेंगे कि संविदा का गठन हो गया, दोनों के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई, क्योंकि प्रतिग्रहण की संसूचना जैसे पूरी हो वैसे प्रस्थापना समाप्त हो गई, वो वचन बन गई, ठीक है ना, वो वचन बन गई और संविदा का गठन हो गया, क्योंकि प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बन जाती है, ठीक है। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी कि जैसे ही डाक में डाला जाए वैसे ही दोनों के प्रति हम प्रतिग्रहण की संसूचना को पूरा मान लें, इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि अगर हम प्रस्थापक की इस बात को मान्यता दें, इस बात को कि भाई हमें तो प्रतिग्रहण का तथ्य पता ही नहीं लगा, और जब तक हमें पता लगे ना, वस्तुतः वास्तविक तौर पर हमें पता ना लगे, तब तक ये नहीं माना जाना चाहिए
कि प्रतिग्रहण का तथ्य मेरी जानकारी में आ गया, मतलब मानो नहीं, वस्तुतः वाकई हमें पता लगे तब मानो। आप ऐसे कैसे मान रहे हैं? अगर प्रस्थापक के इस तर्क को मान्यता दे दी जाए तो प्रस्थापक को पत्र मिलेगा तब वस्तुतः उसकी जानकारी में आएगा, ठीक है ना, कि प्रतिग्रहण हो गया। लेकिन जब उसे पत्र मिलेगा, जब उसे पत्र मिलेगा उस समय वही तो होगा, प्रतिग्रहिता तो वहां मौजूद नहीं होगा। प्रतिग्रहिता को यह कैसे पता लगेगा कि प्रस्थापक को वाकई प्रतिग्रहण जिस पत्र के माध्यम से किया गया था वो पत्र मिल गया? फिर प्रतिग्रहिता यह कह देगा, क्या प्रतिग्रहिता ऐसा कह सकता कि भाई हमारा पत्र यानी प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्थापक को मिल गया? यह हमें भी तो पता लगना चाहिए, ठीक है, कि इन्हें मिल गया, हम तो वहां थे नहीं। और जब तक प्रस्थापक की जानकारी में प्रतिग्रहण नहीं आ रहा है, जब तक प्रस्थापक की जानकारी में प्रतिग्रहण का तथ्य नहीं आ रहा, तब तक प्रतिग्रहण वापस लिया जा सकता है, तब तक प्रतिग्रहण वापस लिया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ठीक है, तब तक प्रतिग्रहण वापस हो सकता है। जब तक प्रस्थापना की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूर्ण नहीं है तब तक प्रस्थापना वापस हो सकती है। तो प्रतिग्रहिता ने डाक में डाला, डाक का पत्र प्रस्थापक को जब वस्तुतः मिलेगा तब वास्तव में प्रतिग्रहण के तथ्य की जानकारी प्रस्थापक को होगी। लेकिन अगर हम कानून की स्थिति यही रखें कि वाकई जब पत्र प्रस्थापक को मिलेगा तब हम प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना को पूरा मानेंगे, ठीक है ना, तो पत्र मिलने से पूर्व कभी भी प्रतिग्रहिता अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण यह कर सकता है, अपने प्रतिग्रहण को वापस ले सकता है, ठीक है ना। दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यह आएगी कि प्रतिग्रहण का पत्र जब प्रस्थापक को मिलेगा वहां प्रतिग्रहिता नहीं होगा, वहां प्रतिग्रहिता नहीं होगा, ठीक है ना। पत्र उसे मिल जाए या न मिले और प्रतिग्रहिता कहेगा हमने प्रतिग्रहण वापस ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि जब तक उसे मिल भले ही गया, उसे मिल भले ही गया पत्र, लेकिन प्रतिग्रहिता यह कहेगा कि भाई हमें भी तो पता लगना चाहिए कि प्रतिग्रहण के तथ्य से ये संसूचित हो गए, हमें तो नहीं मालूम कि ये प्रतिग्रहण के तथ्य से संसूचित हो गए। अगर मालूम होता तो हम अपना प्रतिग्रहण वापस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जब पत्र इन्हें मिला तब तो ये अकेले थे, इन्हें मिला होगा, हमें भी तो पता लगे कि प्रतिग्रहण का तथ्य, प्रतिग्रहण का पत्र इन्हें मिल गया है, ठीक है। अब अगर प्रतिग्रहिता की ये बात मान लो तो प्रस्थापक फिर पत्र लिख के सूचित करे कि हां प्रतिग्रहण वाला पत्र हमें मिल गया है, ठीक है। लेकिन फिर ये पत्र जिससे प्रतिग्रहण का पत्र मिलने की सूचना दी जाएगी, जब प्रतिग्रहिता के पास पहुंचेगा फिर वही समस्या कि वहां तो खाली प्रतिग्रहिता ही होगा, प्रस्थापक होगा ही नहीं। फिर प्रस्थापक यह कह सकता है कि हमें अब इस तथ्य की सूचना मिलनी चाहिए कि हमने प्रतिग्रहण का तथ्य उल्लिखित करने वाला पत्र जो भेजा था वो इन्हें मिल गया। तो ऐसे तो फिर अनंत काल तक यही चलेगा, ठीक है। ये समस्या थी, ये समस्या थी जिसकी वजह से इंग्लैंड में विधि की स्थिति यह निर्धारित की गई कि अगर डाक से प्रतिग्रहण हुआ, प्रस्थापना के साथ समस्या नहीं, प्रस्थापना अगर डाक से हुई तो या तो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी तो आगे प्रतिग्रहिता को सब कुछ करना है, नहीं पहुंचेगी तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन प्रतिग्रहण का पत्र अगर डाक में डाला गया है, अर्थात पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार रखा गया कि उसे वापस लेना प्रतिग्रहिता की अपनी शक्ति से बाहर हो जाए, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी? जिस क्षण वो प्रतिग्रहण का पत्र डाक में रखेगा इस प्रकार, उसी क्षण दोनों के विरुद्ध, प्रस्थापक के विरुद्ध और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संसूचना पूरी मान ली जाएगी। अर्थात डाक में डाले जाने से पूर्व प्रतिग्रहिता, ठीक है, अपने प्रतिग्रहण को वापस ले सकता है, ठीक है। डाक में डाले जाने से पूर्व अपने प्रतिग्रहण को वापस ले सकता है, अर्थात डाक में डाले ही ना पत्र, ठीक है। और प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना की संसूचना को कब तक वापस ले सकता है? जब तक प्रतिग्रहिता ने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में नहीं डाला है, तब तक प्रस्थापक चाहे तो अपनी प्रस्थापना को वापस ले ले, क्योंकि जैसे ही प्रस्थापना
स्वीकृत होने का पत्र डाक में पड़ेगा, वैसे ही प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण पूरा हो गया है, अर्थात प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई, और जैसे ही प्रतिग्रहण पूरा हुआ वैसे प्रस्थापना वचन बन गई, प्रस्थापना बची ही नहीं, तो प्रतिग्रहण किसका करोगे? ठीक है ना। तो इंग्लैंड में यह स्थिति निर्मित हुई कि जैसे ही डाक में डाला गया पत्र प्रतिग्रहण का, वैसे दोनों के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी, और जब दोनों के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी तो प्रस्थापक की जो प्रस्थापना थी वो क्या बन गई? वचन। और जब वचन बन गई तो प्रस्थापक अब अपनी प्रस्थापना को वापस ले ही नहीं सकता। यानी प्रस्थापना कब तक वापस हो सकती थी? जब तक कि प्रतिग्रहण का पत्र डाक में नहीं पड़ा था, तब तक प्रस्थापना की संसूचना पूरी नहीं थी प्रस्थापक के विरुद्ध। ठीक है, चाहे ये कह लो और चाहे ये कह लो कि तब तक प्रस्थापना वचन नहीं बनी थी, और चाहे ये कह लो कि प्रस्थापना की संसूचना तब तक पूरी नहीं हुई थी, कुछ भी कह लो, लेकिन आप तब तक प्रस्थापना को वापस ले सकते थे। लेकिन जैसे ही पड़ा बात खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति को इंग्लैंड में तो लागू किया गया, हिंदुस्तान में थोड़ा और बदल दिया। यह बस दिक्कत हुई है। इंग्लैंड में क्या मान रहे थे? जैसे ही डाक में पड़ा दोनों के विरुद्ध आपका प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी, दोनों के विरुद्ध, यानी अब प्रतिग्रहिता अपने प्रतिग्रहण से अलग नहीं हट सकता और प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना से अलग नहीं हट सकता। आप दोनों को संविदा का पालन करना ही है। ठीक है, और नहीं करेंगे तो अपालन का दायित्व तो उन पर यदि जा सकता होगा तो जरूर जाएगा। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में स्थिति क्या है? हिंदुस्तान में अगर डाक से संविदा की गई, डाक से, तो प्रस्थापक की स्थिति अच्छी नहीं है। और क्यों इस स्थिति को बदला पता नहीं। उन्होंने यहां यह कहा है कि अगर डाक से प्रस्थापना की गई तो फिर वही दो बातें, क्या तो पत्र पहुंचेगा प्रस्थापना का या नहीं पहुंचेगा। पहुंच गया तो मामला प्रतिग्रहिता के गोल में आ गया, वो जो चाहे करे। ठीक है, और नहीं पहुंचा तो प्रस्थापना ही समाप्त, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो डाक से प्रस्थापना होने की सूरत में, ठीक है, प्रस्थापना की संसूचना कब पूरी होती है? जब वह प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आ जाए। ठीक है, प्रस्थापना की संसूचना पूरी कब? अर्थात प्रस्थापना हो गई ये कब माना जाए? जब प्रस्थापना की संसूचना प्रतिग्रहिता को मिल गई, यानी पत्र प्रतिग्रहिता को मिल गया तब। लेकिन प्रतिग्रहण अगर ये डाक से किया गया है तो प्रस्थापक के विरुद्ध सूचना प्रतिग्रहण की उसी क्षण पूरी, जिस क्षण पारेषण के अनुक्रम में पत्र इस प्रकार डाक में डाला गया कि उसे वापस लेना प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, यानी इंग्लैंड की ही स्थिति। लेकिन प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूरी होगी जब प्रतिग्रहण का तथ्य वस्तुतः डिफेक्टो प्रस्थापक की जानकारी में है, इस स्थिति के कारण प्रस्थापक की स्थिति खराब हो गई। खराब कैसे हुई? प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को तब तक वापस ले सकता है जब तक प्रस्थापना बनी हुई है, अर्थात प्रतिग्रहित होकर वो वचन में परिवर्तित नहीं हुई। और प्रतिग्रहित होकर वचन में परिवर्तित भी हो जाए तो भी जब तक प्रतिग्रहित होकर वचन में परिवर्तित हो जाने की संसूचना उसे नहीं मिल गई तब तक वो अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है, अपनी प्रस्थापना वापस ले सकता है। डाक से प्रतिग्रहण किया गया, डाक में पत्र जैसे ही प्रतिग्रहिता ने डाला, प्रस्थापक के विरुद्ध संसूचना पूरी। अभी वस्तुतः प्रस्थापक को नहीं पता लगा है, वस्तुतः तो तब पता लगेगा जब डाक से पत्र प्रस्थापक के पास पहुंचेगा। लेकिन संसूचना पूरी मान ली गई, और मानी गई तो अब प्रस्थापना वापस नहीं हो सकती क्योंकि प्रस्थापना बची ही नहीं। अब प्रस्थापना की संसूचना पूरी हो गई प्रस्थापक के विरुद्ध। प्रस्थापक अब कुछ नहीं कर सकता, उसे संविदा में पालन करना ही पड़ेगा। भले ही ये पत्र खो जाए और कभी प्रस्थापक के पास न पहुंचे तो भी प्रस्थापक को अपने वचन का पालन करना होगा, क्योंकि जैसे ही डाक में पड़ा खत्म हो गई बात।
लेकिन प्रतिग्रहिता स्वतंत्र है। प्रतिग्रहिता के विरुद्ध डाक के द्वारा किए गए प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूरी होगी जब वह वास्तव में प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाए। बस इंग्लैंड में यहां स्थिति बदल गई, इंग्लैंड में दोनों के विरुद्ध पूरी हो जाती है, यहां प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूरी नहीं हुई। प्रतिग्रहिता के विरुद्ध वस्तुतः है जब पहुंचेगा प्रस्थापक के पास पत्र तब पूरी होगी, और वस्तुतः जब पहुंचेगा वो समय दूर होगा उस समय से जिस समय वो डाक में डाला गया। और यह भी हो सकता है कि डाक में डाले जाने के बाद वो कभी प्रस्थापक तक ना पहुंचे, और अगर कभी नहीं पहुंचा तो प्रतिग्रहिता अपने प्रतिग्रहण को जब चाहे तब वापस ले सकता है, क्योंकि वस्तुतः वो प्रस्थापक के ज्ञान में कभी नहीं आया। प्रतिग्रहण का तथ्य वो कभी भी वापस ले ले, लेकिन प्रस्थापक ये बाध्य हो गया। तो प्रस्थापक और प्रतिग्रहिता दोनों की स्थिति का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें डाक के मामलों में, तो प्रतिग्रहिता की स्थिति प्रस्थापक की स्थिति खराब दिखाई देती है, प्रतिग्रहिता की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। इसी कारण कल हमने कहा था कि एंट्रोस के मामले में दिए गए निर्णय से प्रेरणा लेकर गोवर्धन दास केडिया, ठीक है, वाले मामले में गोवर्धन दास भगवंत दास केडिया वर्सेस पुरुषोत्तम दास ने क्या वो उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डाक में जो नियम है उस नियम को आधुनिक संचार के साधनों पर लागू करने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा उस नियम को डाक तक ही सीमित रखिए। ठीक है, और डाक तक सीमित रखने के पीछे जो तर्क दिया वो तर्क ये कि आज संचार के साधनों का विकास हो गया, लेजिस्लेचर उस नियम को एक व्यवहारिक कठिनाई के कारण सिर्फ और सिर्फ डाक तक सीमित रखना चाहती थी, ऐसा ही मानना चाहिए, और वो नियम अन्यायपूर्ण भी है। किसके प्रति? प्रस्थापक के प्रति। प्रतिग्रहिता की स्थिति को प्रस्थापक की तुलना में बेहतर बना देता है वो नियम, इसलिए आधुनिक संचार के साधनों पर वो नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना, आधुनिक संचार के साधनों पर के संबंध में स्थिति क्या रहेगी? पारेषण के अनुक्रम में जैसे ही प्रतिग्रहण का तथ्य इस प्रकार रखा गया कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो गया, वैसे ही इंग्लैंड के समान दोनों के विरुद्ध संविदा का गठन माना जाएगा, दोनों के विरुद्ध। इसका मतलब संविदा का गठन किस स्थान पर हुआ? जिस स्थान पर प्रतिग्रहण हुआ। ठीक है, और जिस प्रतिग्रहण किस स्थान पर होता है? जिस स्थान पर पारेषण के अनुक्रम में प्रतिग्रहण के तथ्य को इस प्रकार प्रतिग्रहिता द्वारा रखा जाता है कि वो वापस लिया जाना प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, वहां पर प्रतिग्रहण होता है। ठीक है ना, इसलिए संविदा का गठन किस स्थान पर मानेंगे? जहां पर फोन रिसीव हुआ, आपने हमें प्रस्थापना दी, हमने शाहजहांपुर में कहा यस ओके हम राजी हैं प्रस्थापना से। ये शब्द आप तक कभी नहीं पहुंचे क्योंकि नेटवर्क खराब हो गया, लेकिन संविदा का गठन हो गया क्योंकि हमने इस प्रकार रख दिए कि उन्हें वापस लेना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया। और ये कहां रखे? शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर में संविदा का गठन हुआ, यद्यपि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह इस स्थिति से ठीक है संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना यह था कि डाक के नियम को आधुनिक संचार साधनों पर भी लागू करना चाहिए। अब जरा दृष्टांत देख लेंगे, हमने एक बार जानबूझकर पूरी बात दोहराई है इसीलिए क्योंकि आपके ध्यान में आ जाए ये बात कठिन है थोड़ी, और बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, आप जरा देख लें। दृष्टांत कहता का अमुक कीमत पर खाको गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। ठीक है, पत्र द्वारा कर रहा है, तो यह प्रतिग्रहिता के विरुद्ध कब संपूर्ण होगी? जब प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आएगी, अर्थात पत्र प्रतिग्रहिता को मिलेगा तब। कहता है प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब खाको पत्र प्राप्त होता है, तभी होगी। ठीक है ना, काकी प्रस्थापना का खा डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है। अब प्रतिग्रहण का पत्र प्रतिग्रहिता ने डाक में डाला है, तो डाक में जैसे ही डालेगा वैसे प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी, यानी का के विरुद्ध पूरी हो जाएगी। लेकिन खा जो प्रतिग्रहिता है उसके विरुद्ध कब पूरी होगी? जब वास्तव में पत्र खा को मिलेगा, वास्तव में। और अगर पत्र खो जाए, कभी ना मिले खा को, सॉरी कभी ना मिले का को, खा के द्वारा भेजा गया पत्र, तो खा के विरुद्ध यानी प्रतिग्रहिता के विरुद्ध उसके प्रतिग्रहण की संसूचना कभी पूरी नहीं, जबकि प्रस्थापक यानी का के विरुद्ध उसी क्षण पूरी जिस क्षण पत्र डाक में डाला गया। देखें, कहता है प्रतिग्रहण की संसूचना
का के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती, का कौन है? प्रस्थापक। का के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। और खा कौन है? प्रतिग्रहिता। खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब का को पत्र प्राप्त होता है। ठीक है ना? अच्छा, और जब तक संसूचनाएं पूरी नहीं हुई, जब तक संसूचनाएं पूरी नहीं हुई, तब तक प्रस्थापना और प्रतिग्रहण दोनों प्रतिसंग्रह किए जा सकते हैं, वापस लिए जा सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है प्रतिसंग्रहण की संसूचना। ठीक है, अच्छा सीधी बात, अभी उसे मत देखें। तब तक प्रस्थापना और प्रतिग्रहण वापस लिए जा सकते हैं, अर्थात प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, प्रतिसंग्रहण करना एक बात है और प्रतिसंग्रहण जिसके प्रति किया गया है उसे सूचित करना दूसरी बात है। ठीक है ना? आप करोगे, अभी करोगे तो पहले मन में, अगर आपने प्रतिग्रहण इसको रिवोक किया है, इसको वापस लिया है, तो ये प्रतिग्रहण जिसके प्रति आपने किया था, प्रतिसंग्रहण भी उसी के प्रति करोगे। प्रतिग्रहण किसके प्रति किया था? प्रस्थापक के विरुद्ध प्रति। ठीक है ना? तो प्रतिसंग्रहण किसके प्रति होगा? प्रस्थापक के प्रति। अगर आप प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण कर रहे हो तो आपने जिसके प्रति प्रस्थापना की थी, किसके प्रति की थी? प्रतिग्रहिता के प्रति। ठीक है, तो आप प्रतिसंग्रहण किसके प्रति करोगे? प्रतिग्रहिता के प्रति। यानी प्रतिसंग्रहण का तथ्य आपको उसे सूचित करना होगा। ठीक है, जिसके प्रति आपने ये किया है। और सूचित करने का तरीका क्या होगा? संसूचना। वही, ठीक है, जो प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का तरीका था वही प्रतिसंग्रहण का होगा। ठीक है ना? संसूचना। और संसूचना मतलब क्या है? खुला काम, खुला काम। तो प्रतिसंग्रहण भी आप खुले काम के माध्यम से करोगे। और कब तक कर सकते हो? जब तक प्रस्थापना की संसूचना पूरी नहीं हुई। ठीक है, और प्रस्थापना की संसूचना कब पूरी होगी? जब वो प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आ जाए। यानी प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आने से पूर्व आप कभी भी प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण कर सकते हो। ठीक है, और प्रतिग्रहण की संसूचना किसके प्रति? प्रस्थापक के विरुद्ध की जाती है। ठीक है ना? प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहण कौन करता है? प्रतिग्रहिता। और प्रतिग्रहण की संसूचना किसको देता है? प्रस्थापक को। इसका मतलब प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण अगर होना है तो प्रतिसंग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण के संग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता द्वारा प्रस्थापक को दी जाएगी। तो प्रस्थापक इसके विरुद्ध है। जब तक प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी नहीं है तब तक प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर डाक के मामलों में देखें, डाक के मामलों में, तो प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिसंग्रहण किस समय पूरा हो जाता है? जिस क्षण डाक में डाला जाता है पत्र, उसी क्षण पूरा। ठीक है ना? उसी क्षण पूरा होता है। इसका मतलब जैसे ही डाक में पत्र पड़ेगा वैसे ही प्रस्थापना वचन बन जाएगी, क्योंकि वो प्रतिग्रहित प्रस्थापना हो जाएगी। इसलिए अगर प्रस्थापक डाक के मामलों में प्रस्थापना को वापस लेना चाहता है तो वो प्रस्थापना को उस क्षण तक वापस ले सकता है जिस क्षण प्रस्थापना के प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला जा रहा है। उसके बाद नहीं। ठीक है, जब तक डाक में नहीं पड़ रहा तब तक आप वापस ले सकते हैं। यद्यपि डाक में जब पड़ेगा उससे पूर्व ही प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो चुकी होगी, लेकिन क्योंकि आपके विरुद्ध संसूचना पूरी नहीं है, संसूचना तभी पूरी होगी जब डाक में पड़े। ठीक है, और डाक में पढ़ने के समय से पूर्व यदि आपने प्रस्थापना के प्रतिसंग्रहण की संसूचना पहुंचा दी तो प्रस्थापना बची ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि अगर संसूचना पूरी हो जाती तब प्रतिसंग्रहण संभव नहीं था प्रस्थापना का। और ऐसे ही प्रतिग्रहिता अपने प्रतिग्रहण की संसूचना, ठीक है, प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी होने के पूर्व कभी भी वापस ले सकता है। यानी वो डाक में डालने से पूर्व जब चाहे अपनी प्रस्थापना वापस ले ले,
तो डाक में डालने से पूर्व प्रस्थापक को भले ही अनऑथराइज स्रोतों से यह पता लग जाए कि हमारी प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो चुकी है, लेकिन ठीक है, ऑथराइज तरीका क्या है कि डाक में पढ़े। ठीक है, तो डाक में जब तक नहीं पढ़ता तब तक भले ही प्रस्थापक को पता भी लग गया हो, लेकिन प्रतिग्रहिता अपनी संसूचना को, अब वो अपने प्रतिग्रहण के तथ्य को प्रतिसंग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो क्या आप देखें अब तीसरी की प्रतिसंग्रहण की संसूचना, प्रतिसंग्रहण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब उस व्यक्ति के प्रति जिससे संग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। बस एक चीज और समझ लेंगे, कहता है प्रतिसंग्रहण की संसूचना थोड़ा सा बस और परिवर्तित होगा। कहता प्रतिसंग्रहण की संसूचना उसे करने वाले पक्षकार के विरुद्ध तब पूरी होती है जैसे ही पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि उसे करने वाले की शक्ति के बाहर हो जाए। यहां उसे प्रस्थापक प्रतिग्रहिता कुछ भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रसंग्रहण दोनों पक्ष करेंगे, प्रस्थापक भी करेगा, प्रतिग्रहिता भी करेगा। उन्हें करने वाले पक्षकारों के विरुद्ध तत्क्षण पूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको तो मालूम ही है हमने प्रसंग्रहण कर दिया, लेकिन जिससे किया गया है उसके विरुद्ध तब पूरी होती है जब वो उसके ज्ञान में आती है। यानी प्रस्थापक ने प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण कर दिया, ठीक है, प्रस्थापक के विरुद्ध तत्काल पूरा प्रस्थापना, ठीक है, प्रसंग्रहण पूरा हो गया। हमने ये कहा था कि हम 1 लाख रुपए में अपना मकान बेचने को राजी हैं। आपको हमने डाक से भेजा, ठीक है, या ऐसे भेजा, आपने डाक से प्रतिग्रहण किया, आपने डाक से प्रतिग्रहण किया, ठीक है। डाक से प्रतिग्रहण करने पर जब डाक में पत्र आप डालेंगे, जिस क्षण उस क्षण मेरे विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, उस क्षण प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी होगी। जब तक आपने डाक में नहीं डाला तब तक हम प्रस्थापना का प्रसंग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि तब तक प्रस्थापना मौजूद है। जैसे ही आप डाक में डालोगे प्रतिग्रहण की संसूचना मेरे विरुद्ध पूरी हो जाएगी और तब मेरा प्रस्ताव वचन बन जाएगा और तब हम उसे वापस नहीं ले पाएंगे। हमें लगा कि 1 लाख में मकान बेचना फायदेमंद नहीं है। आपने अभी डाक में नहीं डाला था, आपने अभी डाक में नहीं डाला था, हमने प्रतिसंग्रहण कर दिया, लेटर डाक में डाल दिया, ठीक है, कि हम भाई रिवोक कर रहे हैं प्रपोजल। आपने अभी डाक में नहीं डाला प्रतिग्रहण का पत्र, ठीक है, प्रतिसंग्रहण हो गया, मेरे विरुद्ध इसी क्षण पूरा हो गया है, ठीक है, मेरे विरुद्ध मेरे प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण हो गया, ठीक, ये लेटर खो गया, ये कभी नहीं मिला प्रतिग्रहिता को ये कभी नहीं मिला। जो हमने प्रतिसंग्रहण का पत्र भेजा था वो प्रतिग्रहिता को कभी नहीं मिला, ठीक है, खूब समझ लीजिएगा, प्रतिसंग्रहण का पत्र हमने भेजा वो प्रतिग्रहिता को कभी नहीं मिला। अब चूंकि कभी उसे मिला ही नहीं, उसे खाली प्रस्थापना वाला पत्र मिला था, ठीक है, उसे खाली प्रस्थापना वाला पत्र मिला। उसने उस प्रस्थापना के पत्र को प्रतिग्रहित करने का पत्र डाक में डाल दिया, जबकि इनफैक्ट पोजीशन क्या है? इनफैक्ट पोजीशन ये कि अब कोई प्रस्थापना बची ही नहीं है। इनफैक्ट तो पोजीशन ये है कि अब कोई प्रस्थापना है ही नहीं, क्योंकि वो डाक में डालता प्रस्थापना का पत्र, वो सॉरी प्रतिग्रहण का पत्र, उससे पूर्व हमने प्रस्थापना को प्रतिसंग्रहित कर दिया है। इसलिए जिस क्षण वो प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल रहा है उस क्षण कोई प्रस्थापना इनफैक्ट है ही नहीं। लेकिन प्रतिग्रहिता इस तथ्य से अनभिज्ञ है, क्योंकि प्रतिसंग्रहण का पत्र उसे कभी मिला ही नहीं, वो खो चुका है, ठीक है। इसी बीच हमारे मकान के पास बूचड़ खाना खुल गया, पोस्टमार्टम हाउस बन गया।
अब हमें लगा कि ये तो 1 लाख छोड़ो 10,000 का नहीं बचा, और हमें मालूम है कि पत्र तो खो चुका है, पत्र तो खो चुका है। ठीक है, अब चूंकि पत्र खो चुका है, पत्र से हमने प्रतिग्रहण किया था, पत्र इससे ताल्लुक तो कभी मिला ही नहीं, इसे क्या मिला, इसे तो कुछ मिला ही नहीं, और इसने प्रतिग्रहण का पत्र भेज दिया है। ठीक है, अब चूंकि संविदा का प्रतिसंग्रहण यानी प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण मेरे लिए नुकसानदेह हो गया, अब हम चाहते कि इसे फांस लें, इसने तो प्रतिग्रहण का पत्र डाल ही दिया। ठीक है, यद्यपि उस समय कोई प्रस्थापना नहीं है क्योंकि हम प्रतिग्रहण कर चुके हैं, लेकिन इसने तो डाल ही दिया और वो पत्र खो चुका है। इसी बीच प्रतिग्रहिता को अनधिकृत स्रोतों से पता लग गया कि इसने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित कर दिया था। ठीक है, प्रतिग्रहिता बाध्य नहीं है, इसलिए बाध्य नहीं, अगर यह साबित हुआ साक्ष्य से कि तुमने प्रस्थापना का पत्र डाक में डाला था, भले ही वो खो गया, कभी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध प्रतिसंग्रहण की संसूचना तत्काल पूरी हो गई, तत्काल तुम्हारे विरुद्ध पूरी हो चुकी है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, प्रतिसंग्रहण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाती है जो उसे करता है। आपने प्रस्थापना की थी, आपने प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण किया था, आपके विरुद्ध ये उसी क्षण इसकी प्रसंग्रहण की संसूचना पूरी हो गई, आपके विरुद्ध पूरी हो गई। ठीक है, जो उसे करता है, प्रतिग्रहण में यह स्थिति नहीं थी। प्रतिग्रहण का पत्र कौन डाला था, प्रतिग्रहिता, और किसके विरुद्ध संसूचना पूरी हो रही थी, पढ़ते ही प्रस्थापक जिसके प्रति की गई। ठीक है ना, उलट थी पोजीशन, प्रतिसंग्रहण में बदल गई स्थिति। प्रसंग्रहण में कह रहा है कि प्रसंग्रहण करने वाले के विरुद्ध उसी क्षण पूरी हो गई जिस क्षण वो डाक में इस प्रकार डाली गई कि उसे वापस लेना उसे करने वाले की शक्ति के बाहर हो गया। आपने प्रस्थापना के प्रतिसंग्रहण का पत्र जैसे ही डाक में डाला, आपके विरुद्ध तत्काल पूरा। अब प्रतिग्रहिता भले ही प्रस्थापना को प्रतिग्रहित कर ले, लेकिन चूंकि प्रस्थापना है ही नहीं, इसलिए प्रतिग्रहिता किसी दायित्व के अधीन नहीं आएगा। ठीक है, यही स्थिति प्रतिग्रहिता की होगी। वो अगर प्रतिग्रहण के पत्र को डाक में डाल दे तो अगर प्रतिग्रहण के प्रतिसंग्रहण का पत्र डाक में डाल दे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके विरुद्ध तत्काल सूचना पूरी। अब वो, ठीक है, प्रस्थापक को बाध्य नहीं कर सकता कि प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना का पालन करे, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध तत्काल पूरी, तुमने प्रतिग्रहण का पत्र भेज दिया, भले ही प्रतिग्रहण का पत्र उसे कभी ना मिले, तुम अब उसे बाध्य नहीं कर सकते। जबकि प्रतिग्रहिता अगर प्रतिग्रहण का पत्र भेज रहा होता तो उलट स्थिति होती, प्रस्थापक के विरुद्ध तत्काल पूरा, लेकिन प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब पूरा होता जबकि उसके ज्ञान में आता। यहां बदल गई स्थिति, प्रसंग्रहण में उसे करने वाले के विरुद्ध तत्काल पूरी, और जिससे किया गया है उसके विरुद्ध संसूचना प्रसंग्रहण की तब पूरी, जबकि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रसंग्रहण किया गया है तब संपूर्ण होती है जब वह उसके ज्ञान में आती है, यानी इन एक्चुअल जब पत्र उसे मिलेगा तब उसके विरुद्ध पूरी होगी। ये बदलाव है। जरा इसके आपका गाखंड दृष्टांत देख लें। कहता का अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण तार द्वारा करता है, प्रस्थापना का तार द्वारा, तो तार जैसे ही भेजा जाएगा वैसे ही प्रस्थापक के विरुद्ध प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण पूरा। ठीक है, जिससे प्रस्थापना की गई थी उसके विरुद्ध तब पूरा जब तार इनएक्चुअल उसके पास पहुंचे। ठीक है, तब पूरा। अच्छा, का के विरुद्ध प्रतिसंग्रहण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है, खा के विरुद्ध प्रतिसंग्रहण तब पूरा होता है जब तार खा को प्राप्त होता है। खा अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण तार द्वारा करता है, तो जैसे तार प्रेषित हो गया वैसे प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण का पूरा हो गया।
खा का प्रत्यंगरण खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है, तब तार प्रेषित किया जाता है, और का के विरुद्ध तब पूरा होता है जब तार उसके पास पहुंचता है। ठीक है ना? तो प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण, ठीक है, इनकी संसूचनाएं कब पूरी हो जाती, कब पूरी होती? क्योंकि जिस क्षण संसूचना पूरी होगी उसके बाद आप अपनी प्रस्थापना और प्रतिग्रहण को वापस नहीं ले पाएंगे। उससे पूर्व आप अपनी प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी होती है। और सामान्य दशाओं में जब पक्षकार आमने सामने हो तो इसे जानने का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता, क्योंकि पक्षकार आमने सामने होते बहुत कम समय पर वे एक दूसरे के ज्ञान में आ जाती है। लेकिन जब डाक से मामला हो तब ये जानना ज्यादा महत्व का हो जाता है, क्योंकि तब क्रमशः प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण जिस क्षण किए जाते हैं और जिस क्षण जिससे वे किए गए हैं उसके ज्ञान में आते हैं, इसके बीच एक लंबा समय अंतराल होता है। और इस समय अंतराल के बीच क्योंकि संसूचना पूरी नहीं होती, इसलिए प्रसंग्रहण आदि भी किए जा सकते हैं। इसलिए इस सारी बात को समझना जरूरी होता है। ठीक है, आपका क्योंकि सेक्शन 5 में जो हमने कहा उसमें सेक्शन 5 में वो बात कह दी, कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी समय प्रसंग्रहित की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। और कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी समय प्रसंग्रहित किया जा सकेगा, किंतु उसके बाद नहीं। ठीक है, और प्रस्थापक के विरुद्ध प्रस्थापना का प्रसंग्रहण करेगा कौन? प्रस्थापक। और प्रस्थापक के विरुद्ध प्रसंग्रहण की संसूचना कब पूरी होगी? जब वह पारेषण के अनुक्रम में जैसे ही इस प्रकार रखी जाएगी कि उसकी अपनी शक्ति के बाहर हो जाए, यानी प्रस्थापना का पत्र जैसे ही डाक, प्रस्थापना के प्रसंग्रहण का पत्र जैसे ही डाक में पड़ा, उसे करने वाले अर्थात प्रस्थापक के विरुद्ध, ठीक है, क्या हुआ? प्रसंग्रहण की संसूचना पूरी हो गई। थोड़ा उल्टा बोल गए हम, कहता कोई प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी समय प्रसंग्रहित की जा सकेगी। प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी होती है? जब वो डाक में इस प्रकार डाली जाती है, जब वो डाक में इस प्रकार डाली जाती है कि प्रतिग्रहण करने वाले के द्वारा उसका वापस लिया जाना उसकी अपनी शक्ति के बाहर हो जाए। यानी प्रस्थापना का प्रसंग्रहण आप तब तक कर सकते हैं जब तक पत्र डाक में नहीं पड़ा, तब तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपने किया प्रस्थापना का प्रसंग्रहण, तो प्रसंग्रहण की संसूचना आपके खिलाफ तत्काल पूरी, जैसे ही आपने डाक में डाला। लेकिन जिससे की उसके विरुद्ध तब पूरी जब प्रसंग्रहण का पत्र उसे प्राप्त होगा। ठीक है, और प्रतिग्रहण की संसूचना उसमें प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी समय, तो प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी होती है? जब वह वस्तुतः प्रस्थापक के ज्ञान में आती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्थापक के ज्ञान में आने से पूर्व प्रतिग्रहिता अपना प्रतिसंग्रहण, अपनी प्रतिग्रहण का प्रसंग्रहण कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर उसने प्रसंग्रहण किया तो प्रतिसंग्रहण की संसूचना उसके खिलाफ तत्काल पूरी, लेकिन प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी जब उसके ज्ञान में है। यही दृष्टांतों में लिखा है, का अपना ग्रह खा को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। ठीक है, प्रस्थापना कैसे हुई? पत्र से। खा प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है। ठीक है, का अपनी प्रस्थापना को खा द्वारा अपने प्रतिग्रहण पत्र को डाक में डाले जाने से पूर्व किसी समय यह डाक में डाले जाने के क्षण प्रतिसंग्रहित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। ठीक है, जब तक प्रतिग्रहण का पत्र डाक में नहीं पड़ा तब तक आप प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, खा अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र का को पहुंचने से पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण तक प्रसंग्रहित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। ठीक है, अब एक सवाल बचता है कि अगर प्रतिसंग्रहण, प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण और खाम प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने का समय एक है, एकदम एक।
प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला गया 12:05 पे, और प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण भी बिल्कुल ठीक 12:05 पे किया गया। तब स्थिति क्या बने, तब संविदा हुई या नहीं हुई? क्योंकि अगर प्रस्थापना को प्रसंग्रत मान ले तो नहीं हुई, तो प्रतिग्रहण किस चीज का हुआ? ठीक है, और ना माने तो हुई। तो इसका उत्तर दृष्टांत में मिलता है। दृष्टांत क्या कह रहा है? का अपनी प्रस्थापना को खा द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी समय, डाक में डाले जाने से पूर्व किसी समय या डाले जाने के क्षण, डाले जाने के क्षण, डाले जाने का क्षण कौन सा है? 12:05 यही डाले जाने का क्षण है, और यही प्रस्थापना को प्रसंग्रहित करने का समय है। यानी बिल्कुल ठीक उसी समय अगर प्रस्थापना प्रसंग्रहित कर दी जाए जिस क्षण प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला जा रहा था, तो संविदा का गठन नहीं होता। यह दृष्टांत से स्पष्ट है। काफी कठिन है, ठीक है, लेकिन मजेदार है, समझने लायक है, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाएं। बाकी ईश्वराधीन है, आया हो तो अच्छा, और ना आया हो तो उससे अच्छा अगली बार समझेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अभी प्रसंग्रहण कैसे किया जाता है, बस इतनी सी बात बची, देखेंगे आगे।